वॉर वॉर और बस वॉर चल रही है। इसराइल अभी ईरान की जो जंग चल रही है, इसके पीछे वाकई ये मकसद है कि वो न्यूक्लियर ना बन सके ईरान, या इसके पीछे कुछ और भी हकायक हैं? इस मसले को समझना होगा, थोड़ा सा हमें पास्ट में जाना होगा। यूरोप को जब भी एशिया में तजारत करनी है तो उसके लिए जो गेट बनता है यूरोप का, वो शाम बनता है। 2035 के बाद दुनिया में जो सबसे सस्ती और सबसे बेकार चीज़ होगी वो तेल होगा। ज़माने करीम में भी रोमन एम्पायर शाम को अपने कब्जे में रखती थी। नहर सुएज समझ लें यूरोप की जान है। रिमोट हुकूमत होनी चाहिए, अपना सिस्टम डाल दें, अपना तालीमी निज़ाम, और ख़ुद बैठ के कंट्रोल करें और माल खाएं। अंग्रेज़ों ने, यूरोपीय लोगों ने इसराइल का पौधा वहाँ लगा दिया। आप देखें सद्दाम हुसैन, लीबिया का गद्दाफी, शाह फैसल साहब, कितना बड़ा सऊदी अरब में नाम बढ़ा दिया। ऐसे ही प्रॉब्लम है उन्हें भी खामनाई से। जंग अगर कुछ दिन और चली तो आपके मुल्क में क्या होगा आप सोच नहीं सकते, इंडिया में क्या होगा आप नहीं सोच सकते। ये जंग बढ़ी तो ये थर्ड वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह अगर सेहत के हवाले से बात की जाए तो डॉक्टर को बुलाया जाता है, अगर लॉ के हिसाब से बात की जाए तो लॉयर को बुलाया जाता है। किसी भी शोबे से जब हवाले से बात की जाती है तो उसी शोबे के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। सियासत के ऊपर भी बात करनी हो, उसके पीछे बिज़नेस क्या होता है उसके ऊपर भी बात करनी हो, और किस तरह से नस्लकुशी की जाती है लोगों की उसके ऊपर भी बात करनी हो, पूरा प्रोपेगेंडा के हवाले से बात करनी हो, तो आपको एक ऑलराउंडर की ही ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अली भाई से बेहतर कोई ऑलराउंडर है। अली भाई बहुत शुक्रिया, पहली बार आप मेरे साथ इस तरह से प्रोग्राम में आ रहे हैं चैनल पे हमारे, तो सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, और भेजा तारीफ़ का नहीं, आप हकदार हैं इसके। मोहब्बत है तुम लोगों की, प्यार है आप लोगों का। सलामत है क्या मन आनम के मन दानम। अली भाई, इंसान का सबसे कीमती उसका वक्त होता है। आपने अपना वक्त दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल ये है अली भाई, हम देखते आ रहे हैं जब भी हम मोबाइल उठाते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करें, यूट्यूब करें, कुछ भी करें, वॉर वॉर और बस वॉर चल रही है। अब इसराइल हर मुल्क के ऊपर ऐसा लगता है कि काबिज़ होना चाहता है। उसका मुसलमानों से क्या मसला है? इसकी ये जो इसराइल अभी ईरान की जो जंग चल रही है, इसके पीछे वाकई ये मकसद है कि वो न्यूक्लियर ना बन सके ईरान, या इसके पीछे कुछ और भी हकायक हैं जो दुनिया नहीं जानती? आप क्या समझते हैं इस पर? ये बहुत अहम सवाल है सालिक, और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो गुफ्तगू की जाती है, जो की गई है, इस मसले को बयान नहीं किया गया, या लोग समझे नहीं हैं। वो जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे लिए हमारी बर्बादी सोच रहे हैं, वो हमसे कहीं आगे जाके सोच रहे होते हैं, और वो हमें उलझा देते हैं उस तरफ जिस तरफ वो चाहते हैं, ताकि हम उस असल मसले को समझ ही ना पाएँ। जब हम मसले को समझ ही नहीं सकते, डायग्नोज ही नहीं कर सकते, उसका हल कैसे करेंगे? तो ये मसला फ़लस्तीन, ये मसला है इसराइल जो है, चूँकि हम डायग्नोज ही नहीं कर सके आज तक। आप जितने भी लोग गुफ्तगू है सुन लें, पढ़ लें, तो यही महसूस होता है कि डायग्नोज नहीं कर सकते। जब डायग्नोज ही नहीं होगा, इलाज कैसे होगा? तो डायग्नोज किस तरह से होगा अली भाई? इस मसले को समझना होगा, थोड़ा सा हमें पास्ट में जाना होगा। देखो, शाम का इलाका जो है ये पूरा फ़लस्तीन है। ज़माना कदीम से आपने नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका में 12 सफ़र शाम का जिक्र सुना होगा। 12 साल की उम्र में भी था। अच्छा, क्यों? मैं सोचा है कि वो शाम असल में पूरे अरब कंट्रीज़ का, जो पीछे जितना भी अरब कंट्रीज़ है, उनके लिए बड़ा अहम मरकज़ था, आज भी है, ताजरों के लिए। शाम के फ्रंट पर है यूरोप। शाम का जो साहिल है वो बुहेरा अहमर, रेड सी जिसे कहते हैं, उस पर है। रेड सी के उस तरफ यूरोप है और इस तरफ शाम है। शाम की बैक पर पूरा अरब है, उसमें सऊदी अरब है, इराक़ है, और कुवैत है, लबनान है, और उर्दन है, ये सारे मुल्क उसकी बैक पर है। इसलिए ज़माना कदीम से शाम पर जो कब्ज़ा रहा है, शाम अरब इलाका है। नबी करीम सल्लल्लाहु की जो गज़वा तबूक हुई वो किसके साथ हुई? कैसर रूम के साथ। और वो कहाँ पर उनका मरकज़ था उस वक्त? शाम में। शाम में हुकूमत उनकी थी। उस वक्त के भी ईसाई जो हुकूमतें थीं, रोमन हुकूमतें, वो शाम को अपने कब्ज़े में रखती थीं। उसकी बहुत बड़ी वजह थी कि शाम को, यूरोप को जब भी एशिया में तजारत करनी है, यूरोप को एशिया में आना जाना है, तो उसके लिए जो गेट बनता है यूरोप का, वो शाम बनता है। वहाँ से जहाज़ों में बैठे, बहरी जहाज़ों में शाम के साहिल पर उतरे और यहाँ से अपने एशिया में दाखिल हो गए।
इसलिए इस पॉइंट पर अगर कोई बंदा ऐसा आ जाएगा जो आमदोरफ्त को रोक सकता है तो समझ लो पूरे यूरोप को एशिया से वो काट देगा। इसलिए ज़माना कदीम में भी रोमन एम्पायर शाम को अपने कब्जे में रखती थी। ये शुरू से ठीक चलता हो, हुआ। शुरू से उनके लिए स्ट्रेटेजिकल। लेकिन जदीद दौर में ये स्ट्रेटेजी, ये अहमियत और बढ़ गई। वो क्यों बढ़ गई? जब ताज बरतानिया ने पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत का ख्वाब पूरा कर लिया और एक ऐसा वक्त आया कि बरतानवी हुकूमत का इतनी तवील, इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उन कहते कि सूरज गरूब नहीं होता था। ठीक है, सल्तनत। एक ऐसा वक्त आया तो ये मिस्र और ये सारा हिस्सा भी अंग्रेज़ों के दौर में था। तो एक चीज़ ज़माना कदीम से देखिए, जो खलीज अदन है, खलीज अदन क्या है? ये अरब कंट्रीज़ हैं, यूँ आ रहे हैं, इनके एक तरफ खलीज फ़ारस है और एक तरफ खलीज अदन है। खलीज अदन भी एक रास्ता बनता है एशिया में दाखिल होने का। गेट है, ये भी गेट है। खलीज अदन और बुहरा अहमर के बीच चंद किलोमीटर का खुश्क टुकड़ा है जो मिस्र में है। तो जब अंग्रेज़ों को ये ख्याल आया कि इस टुकड़े को अगर हम काट कर, मेहनत कर कर समंदर दोनों को, बुहरा अहमर को, रेड सी को और खलीज अदन को मिला देंगे तो हम बराह रास्त जो है पूरे एशिया में दाखिल हो जाएंगे। बहुत आसान हो जाएगी। अंग्रेज़ों ने इस पर काम किया और नहर सुइस, या आप हमारे यहाँ बताया था जमाल अब्दुल नासिर ने बना, नहीं, जमाल अब्दुल नासिर ने सिर्फ इसकी तोसी की थी। जमाल अब्दुल नासिर की ज़रूरत भी नहीं थी, ये ज़रूरत थी यूरोप की। यूरोप को रेड सी से गुज़रते हुए खलीज अदन में आना है और खलीज अदन से वो आगे पूरा एशिया में दाखिल हो गए। इधर अफ्रीका है आ गया, इस तरफ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना और ये सारा इलाका, पूरा अरब कंट्रीज़, सीधा सीधा आसान। अदरवाइज़ उनको इस एशिया में दाखिल होने के लिए पूरा चक्कर काटना पड़ता था। यूरोप का ये मसला इतना ख़तरनाक था, आपको पता है अमेरिका कोलंबस से दरियाफ्त किया, क्रिस्टोफर कोलंबस, वो भी इंडिया का रास्ता दरियाफ्त करने के लिए निकला था सफ़र पर। अच्छा। यूरोप की इतनी उस वक्त से ज़रूरत थी तो उन्होंने कहा कंपास पे कि इस तरफ सीधा सीधा चलते चलाएंगे, दुनिया गोल है, घूम कर हम इंडिया पहुंच जाएंगे, शॉर्ट रास्ता आ जाएगा। वो घूमते 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 वो पहुंचे तो समझे इंडिया ये, वो पहुंचे थे अमेरिका जो उस वक्त दुनिया जानती नहीं थी। इसलिए जो वो मकामी लोग नज़र आए तो उसको इंडियंस का, इसलिए वो रेड इंडियंस कहा जाता है। ब्राज़ीलियंस को, मैक्सिकन्स को रेड इंडियंस कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता। तो तब से यूरोप की ज़रूरत थी कि वो इस खित्ते तक आने के लिए शॉर्ट रास्ता ढूंढे। ये शॉर्ट रास्ता निकाला बरतानवी दौरे हुकूमत ने नहर सुइस बनाकर। नहर सुइस समझ लें यूरोप की जान है। अब नहर सुइस तो बना ली, उसके बाद अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को और बरतानवी इस्तेमारों को, यूरोपीय इस्तेमार नवाज़ों को ये ख्याल आया कि यार दुनिया में हमने फ़तह वतह बहुत कर ली, दुनिया पे हमने कब्ज़ा भी कर लिया, लेकिन हम इन मुल्कों में रह नहीं सकते। अब किसी मुल्क को फ़तह करते हैं तो फिर आपको वहाँ रहना भी पड़ेगा, वहाँ का इंतज़ाम भी देखना पड़ेगा, मसाइल से भी उलझना पड़ेगा। ऐसा ही। तो उन्होंने कहा ये घाटे का सौदा है, नया डिज़ाइन करते हैं। उन्होंने नया डिज़ाइन ये किया कि रिमोट हुकूमत होनी चाहिए, कि उस मुल्क में आप अपने बंदे बिठा दें, अपना सिस्टम डाल दें, कंट्रोल अपना तालीमी निज़ाम, और ख़ुद बैठ के कंट्रोल करें और माल खाएं। जब ये सिस्टम उनकी समझ में आया तो ताज बरतानिया ने रिवर्स किया, रियासतों को आज़ाद करना शुरू किया और वो अपने छोटे से मुल्क में मतलब खुद देकर चले गए, सबको खुद देकर गए। ये सब मतलब जितना भी पूरा अफ्रीका उन्होंने आज़ाद किया, एशिया के बहुत सारे मुल्क उन्होंने आज़ाद किए। बेसिकली मसला ये था कि वो इस तर्ज़ हुकूमत से दस्तबरदार हुए थे, इलाकों से दस्तबरदार नहीं हुए, आज भी नहीं है, सिर्फ बराह रास्त एंट्री से दस्तबरदार हुए। तो वो यहाँ से रिवर्स कर गए। अब एक चीज़ उनके लिए बड़ी अहम थी, वो थी नहर सुइस। ये छोटा सा चंद मीटर की नहर है, इसको बंद करना किसी छोटे से गुरोह के लिए भी बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। और जैसे ही ये बंद होती है यूरोप का फिर वही नाटका बंद हो जाएगा। तो हम अंग्रेज़ यहाँ से जा तो रहे हैं लेकिन इसका हल निकालना है। उसके लिए दो रास्ते थे, या तो चौकी छावनी बजा दें, यहाँ पर एक छोटी सी नज़र रखें उस पर। छावनी को पालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पर एक पौधा लगा जाए, कुछ कांटे उगा जाए अपने नाम के, जो खुद ही उगते रहें, पलते रहें और हमारी चौकीदारी भी करते रहें। ये बात बड़ी आसान थी।
तो नहर सुएज़ की चौकीदारी के लिए अंग्रेज़ों ने, यूरोपीय लोगों ने इसराइल का पौधा वहाँ लगा दिया, अपना चौकीदार बिठाया है अच्छा। और उनको फ़लसफ़ा दे दिया कि ये बैतुल मुक़द्दस है, तुम्हारा है, तुम्हारी जान है, तुम हज़ारों साल पहले इस ज़मीन से तुम्हें निकाल के गए, तुम्हें बर्बाद कर दिया था, ये तुम्हारा दुश्मन है। अब हमने देखो मुसलमानों से 700-800 साल जंगें लड़ के ये जगह जीती है, हम नहीं ले रहे। आप रखो। हम 700 साल सलेबी जंगें लड़ के जीती, अब हम इतने महान हो गए हैं, हम नहीं ले रहे, यहूदियों तुम ले लो। और उनके दिल में, दिमाग में नज़रिया भी पनप दिया, जहर भी डाल दिया और उनको चौकीदार बना के बिठा दिया कि यहाँ पर तुम्हारा काम ये है कि इन लोगों को डिवाइड करना है, इनमें मुत्तहिद नहीं होने देना, इनमें कोई लीडर पैदा नहीं होने देना, कोई मुस्तनद तवाना आवाज़ पैदा नहीं होने देना, और यहाँ पर बैठकर कंट्रोल किए रखो, लड़ाई रखो, तुम्हें मसला आएगा तो हमें मसला आएगा, हमारी तिजारत बंद हो जाएगी। और अभी यहाँ तेल सारा अगर एक दिन भी बंद हो गया, क्या हाल होगा यूरोप का? बड़ी चीज, जिंदगी मौत का मसला है। ऐसा ही है। तो चौकीदार बिठा दिया इसराइल को, उनको नज़रिया भी दे दिया, असला भी दे दिया और उन्हें बदनाम भी कर दिया। ज़ाहिर नज़रिया दिया तभी तो वो खुलूस से बैठे हुए हैं वो वहाँ पे। खुलूस से बैठे हुए हैं। वो तो उन्हें यूरोप से निकाल के वहाँ बात कर दिया गया। हालांकि आप देखें 700 साल मुसलमानों से जंगे सलेब वालों ने लड़ी, यहूदियों ने नहीं लड़ी। यहूदियों को तो हिटलर ने वो तकरीबन ख़त्म ही कर हाँ इसराइल को बिठा दिया और उसकी ड्यूटी लगा दी। इसराइल बैठ गया, नहर सुएज़ के ऊपर बैठ गया। अब देखिए मिस्र में है नहर सुएज़, जमाल अब्दुल नासिर आया, थोड़ी उसने अब नहर की तोसी की, नहर की तोसी करते उसे अंदाज़ा हुआ कितनी अहम नहर है, उसने ज़रा आवाज़ बुलंद की, हटा दिया। उसके बाद वहाँ पर जो हुकूमतें रहीं हमेशा मगरिब नवाज रहीं। अभी मोहम्मद मरसी की हुकूमत आई थी, थोड़ी उसने आवाज़ बुलंद की, क्या हाल किया। अब जो वहाँ हुकूमत है, आप देखें इसराइल से ज़्यादा सख्त गज़ा के लोगों के लिए मिस्र सिर्फ रास्ता खोल देता। हाँ, तो जो हुकूमतें इस खित्ते में, जिस इलाकों में हुक्मरान इनकी कासलिसी करेंगे, इनकी बात मानेंगे, वो तो समझ लें इनकी हुकूमत है। ऐसा ही है। रिमोट हुकूमत इनका। जो नहीं मानेगा ना, वो बर्दाश्त नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है ना, वो आज नहीं तो कल मसला बनाएगा। और स्पेशली वो बंदा जिसकी आवाज़ लोग सुनते हो, उसके मुल्क से बाहर भी सुनी जाती हो इंटरनेशनली, और सबसे ख़ास तौर मुसलमानों में ऐसी शख्सियत बहुत ख़तरनाक होती है। मुसलमान दुनिया में जगह जगह फैले हुए हैं। अभी आप देखें ना, एक अफ्रीका का एक आ रहा है कोई हुक्मरान जो है, फौजी हुक्मरान, उसकी मतलब उसने एक दो जुमला बोला, पूरे मुसलमानों ने उसको पॉपुलर करना शुरू कर दिया। तो मुसलमान फैले हुए तो हैं, लेकिन कौम सोच एक जैसी रखती है मुस्लिम कौम। तो इनमें कोई तवाना आदमी जैसे ही आता है ना, उसको ये फ़ौरन डिस्ट्रॉय करते हैं। नो मोर। आप देखें सद्दाम हुसैन, लीबिया का गद्दाफी, उसके अलावा दीगर, शाह फैसल साहब कितना बड़ा सऊदी अरब में नाम बढ़ा दिया। ऐसे ही प्रॉब्लम है उन्हें भी खामनाई से। ईरान से जो मसला है वो ये है, वो समझते हैं कि ईरान में जो इनकलाब के बाद जो ऊपर जो सुप्रीम क़यादत बैठी हुई है, ये जो है ना, ये हमारे रास्ते में रुकावट बन सकती है। ये रिमोट नहीं देती हमें, रिमोट लेना है। तो अभी जो अटैक किया था, इसका बुनियादी मकसद ये था कि पहले हमले में आयतुल्लाह ख़ामनई को शहीद कर देना। वो इसमें नाकाम हो गए। अदरवाइज़ ये जंग सिर्फ एक रात की और एक हमले की थी। वो इसमें नाकाम हो गए। और मेरा ये अंदाज़ा है कि अगली हुकूमत जिसकी बननी थी, वो सब कुछ पहले से ईरान में सेट था। इधर से हम इनको उड़ा देंगे, थोड़ा बहुत शोर शराबा होगा, कोई झूठे किस्म के धमकियाँ होंगी, लोग भूल जाएंगे, उसके बाद करेंगे, थोड़ा देर ड्रामाबाजी होगी, उसके बाद फिर हुकूमत सेटल हो जाएगी, फिर उसका रिमोट हमारे हाथ में होगा। आपने देखा ना अभी नेतन्याहू ने क्या कहा, उसने कहा ये अगर लोग कहते हैं ना आयतुल्लाह ख़ामनई की हलाकत से मामला बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तकरीबन। ये उनकी पहले हमले के दौरान ही ये इस बिल्ली थैले से बाहर उधर को मार दो ना, जिसकी लोग सुन रहे हैं, जो इनकलाब पैदा कर रहा है लोगों में। थोड़ा बहुत लोग उठेंगे, शोर शराबा करेंगे, लेकिन जो लोगों को असल में ये बात हम आज तक नहीं समझ पा रहे। एक शख्स होता है
जो किसी कौम को ऊपर ले जाता है, और एक शख्स होता है जो किसी कौम को डुबो देता है। लीडर की अहमियत हम आज तक समझ ही नहीं पाए। यूरोप समझता है, इसलिए वो अपने दुश्मनों में कभी भी लीडर पैदा नहीं होने देता। अपने दुश्मनों में सिर्फ हम समझते हैं मुसल नहीं, उनके दुश्मन सिर्फ मुसलमान नहीं है, यहूदी भी हैं। दी भी हैं। चाइना पूरा उनका दुश्मन है, रशिया क्रिश्चियन है, वो भी दुश्मन। अब वो लीडर बन गया है पुतिन, अब वो बैठा हुआ है इतनी बर्फ़ के अंदर घिरा हुआ है, दूर दराज, आपस में उनकी जासूसी निज़ाम चल नहीं पाता, वरना कब के उसको ख़त्म कर देते। कई हमले करवा चुके हैं उसके ऊपर, नहीं काबू में आता। ऐसे ही चाइना का मामला है। लेकिन बेसिकली वो टारगेट लोग दूसरे मुल्कों के ना मिज़ाइल को करते हैं, ना टेक्नोलॉजी को करते हैं, ना मईशत को करते हैं। वो कहते हैं कि जो लीडर का मतलब है रिमोट हमारे हाथ से छीन लेना। ये हमारी नहीं सुन रहा, जो हम चाहते हैं रिमोट ले लेना ना। मैं कुछ देखना चाह रहा हूँ, आपने छीन लिया मुझसे रिमोट। नहीं भाई, मैं देखूंगा, मैं देखूंगा। तो ऐसा बंदा नहीं चाहिए। तो इसराइल का इस खित्ते में काम है, चौकीदारी कर रहा है वो। अब नहर सुइज़ तो एक रास्ता यूरोप से आए, अब नहर सुइज़ के जरिए वो खलीज अदन में दाखिल होगा। खलीज अदन से एशिया में निकलने के लिए उनको यमन से उतरना पड़ा। यमन से उतरना पड़ा। ईरान ने क्या किया, यमन के ऊपर अपनी फोर्सेस इमदाद शुरू करी यमन के लोगों की, और वहाँ पर रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की। दूसरा रास्ता ईरान के पास है, जो हमारे अरब ममालिक हैं, इनको कनेक्ट करता है, जिसमें कुवैत है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें इराक है, जिसमें बहरीन है, जिसमें कतर है, जिसमें यूएई है। ठीक है, इन ममालिक का तेल जो एशियाई ममालिक को जाता है, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें हिंदुस्तान है, जिसमें चाइना है, जिसमें इंडोनेशिया है, जिसमें मलेशिया है, जिसमें थाईलैंड है, जिसमें जापान है, वो आबनाए हुर्मुज़ से होकर गुजरता है। आबनाए हुर्मुज़ एक खलीज फ़ारस का तंग सा मकाम है, जिसके एक तरफ ईरान की बंदरअब्बास पोर्ट है और सामने रासुल खैमा है दुबई का, यूएई का। 20-25 किलोमीटर का तंग सा समंदर है। यहाँ पर जो है ना, ये रास्ता है अपना, यहाँ पर इनकी मर्जी के बगैर यहाँ से जहाज़ गुजर नहीं सकता। ये रास्ता बंद हो जाता है तो ये सारा आगे देखें, ये जंग अगर कुछ दिन और चली ईरान की और इसराइल की, तो आपके मुल्क में क्या होगा आप सोच नहीं सकते। इंडिया में क्या होगा आप नहीं सोच सकते। ये मसला मतलब एशियन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा। हमारा तेल इतना महंगा हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। अच्छा, रास्ता बंद हो जाएगा, हमारी गैस इतनी महंगी हो जाएगी, चाइना को बड़ा मसला होगा। तो हमारे मफाद में यही है कि जंग तूल ना पकड़े। इसीलिए आपने देखा कि जो मुस्लिम, और ये सऊदी अरब का तेल बिकना बंद हो जाएगा, उसको भी नुकसान होगा, उसकी डाउन हो जाएगी। तो इसका नुकसान, और यूरोप को कोई नुकसान नहीं है। वो जो उनकी नहर सुइज़ वाला रास्ता चल रही है उनकी, वो चल रही है, यूरोप की सप्लाई चल रही है। एशिया की सप्लाई बंद होती है। तो उन्होंने कहा कुछ अर्सा बंद होती है, तो चाइना को भी सबक सिखाओ, पाकिस्तान को भी सबक सिखाओ, एक साथ काफ़ी सारे मामला उनके हल। इसलिए थोड़ा सा इस जंग को, लेकिन ये जंग बढ़ी तो ये 3rd वर्ल्ड वार में कन्वर्ट हो जाएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। इतनी बड़ी जंग हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी, इसे रोका ना गया। अच्छा, डेफिनेटली हो जाएगी, क्योंकि आप ये तेल बंद हो गया यहाँ से। देखिए, आपने रजीम चेंज कर दी ईरान में, ठीक है, रजीम चेंज हो गई। ईरान में एक बहुत बड़ा नज़रियाती ग्रुप मौजूद है, उसको आप क्या करेंगे? वो हथियार उठा के गलियों मोहल्लों में शुरू हो जाएगा। तो आबनाए हुर्मुज़ का रास्ता रोकना छोटे से ग्रुप के लिए कोई मसला नहीं है। तेल से भरे हुए जहाज़ को सिर्फ इतना सा खतरा हो, एक छोटा सा कोई बम गया, कौन जहाज़ से सफ़र करेगा? रास्ता बंद हो जाएगा। जब रास्ता बंद होगा तो आपका चाइना क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा, पाकिस्तान क्या करेगा, मलेशिया इंडोनेशिया क्या करेंगे? वो चलो उधर से भी ले लेते हैं तेल, लेकिन उनका मेजॉरिटी तेल ज़्यादातर यहीं से आता है। वो क्या करेगा? सस्ता भी जो पड़ता है। असल तो यही मसला है। तेल तो अमेरिका में बहुत निकलता है, तेल रूस में भी बहुत निकलता है। ट्रैक का मसला है सारा, रास्ता बहुत ज़्यादा पड़ जाता है ना। अमेरिका से तेल अगर यहाँ पर आता है तो उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। और उनका तेल भी जो आता है ना, वो भी इसी खलीज अदन से, नहर सुइज़ से होता हुआ, खलीज अदन से होता हुआ फिर जाता है। मुख्तसर ये है कि इस जंग का तूल पकड़ना बहुत सारे ममालिक के नुकसानदेह, स्पेशली पूरे एशिया की बर्बादी है। तो ये तीसरी वर्ल्ड वार, जो पहली 2 जंगें हुई यूरोप में,
तीसरी जंग की तैयारी, ये एशिया को बर्बाद करने का एक मंसूबा है। आप देखें, मैं आपको एक बात और बताऊं अहम, कि 2035 के बाद दुनिया में जो सबसे सस्ती और सबसे बेकार चीज़ होगी वो तेल होगा। कोई फ्री में भी नहीं लेगा। जो आज इतनी और वैल्यू है, दूसरी कोई चीज़ जो वो है, वो तीसरी चीज़ जो है वो गैस और बिजली। गैस की भी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये सिर्फ 5-7 सालों में। तो अब ये मिडिल ईस्ट का और अरब ममालिक का खित्ता इनके लिए गैर होता जा रहा है, सिर्फ ये होता है माल बेचना है। ऐसा ही। तो उस वक्त तक के लिए थोड़ी बहुत यहाँ जंग होती है कुछ। एशिया को ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होने देना चाहते। चाइना को डी स्ट्रॉन्ग करने के लिए एशिया में बदअमनी फैलाना ये इसलिए कर रहे बहुत ज़रूरी है। हैं। एक साथ काफ़ी सारे शिकार हो जाते हैं। शिकार हो जाते हैं। तो आई थिंक इससे हमें एशिया के लोगों को, अल्लामा इकबाल ने जमीयत अक़वाम मशरिक़ के नाम से एक नज़्म लिखी है और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उसमें पैगाम दिया है कि एशिया की अक़वाम को अक़वाम मग़रिब की, जो वो अक़वाम मुत्तहिदा को जमीयत अक़वाम मग़रिब कहा करते थे अल्लामा इकबाल, उन्होंने कहा अक़वाम मशरिक़ को जो है ना अपना, जो है ना जनेवा की जगह तेहरान को अपना मरकज़ बनाए। हाँ, और यहाँ पर अपनी मुत्तहिद हों और अपना मंशूर और अपनी पार्टी बनाए और एशिया को बचाएं। मतलब वो उस वक्त भी पता था उनको, उनका नज़रिया था। अल्लामा इकबाल की पढ़ें शायद नज़्म में, मैं बता रहा हूँ जमीयत, मुझे भी कुछ अशार याद नहीं आ रहे। तो शायद कुर्रस की तकदीर बदल जाए, तेहरान हो घर, मैं भूल रहा हूँ उसका। तो बहरहाल ये इसका हल है इस वक्त फौरी तौर पर पाकिस्तान को, चाइना को और इंडिया को भी।